हेलो स्टूडेंट्स ये पार्ट सेकंड है हमारे नाइन्थ क्लास के साइंस के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा हो इस चैप्टर का तो उस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इस पार्ट में जो भी है मैं चीजें बताऊंगा वो आपको समझ में ना आए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था? पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। और वो दो लॉज क्या थे? एक लॉ तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है, और दूसरा था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। ठीक है, अब हमें ये दो लॉज तो पता लग गए। ठीक है, अब इन दो लॉज के अंदर क्या था आपका कि भाई एक तो ये कहता था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था आपका वो तो ये कहता था कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होता है ना कोई मास आपका क्रिएट हो सकता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आपका क्या कहता था? वो ये कहता था कि भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर जो दो या दो से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो प्रपोर्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो दो बातें थी, ये दो बातें किसने थी? लवॉइजर और प्रोस्ट ने। अब ये दोनों बातें जो थी ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो कर दी कि हाँ भाई हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई जो हम कह रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या वो सही में ट्रू है? तो हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया कि हाँ भाई ये ट्रू होता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, सब कुछ सही है, बात एकदम ठीक लगती है, लेकिन इसका रीजन क्या है? आप इसको यूं समझिए कि भाई जैसे कि आप एक बॉल को गिराते हैं, ठीक है, आपने बॉल गिराया तो बॉल नीचे गिरती है, मतलब क्या किया आपने? एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली ट्रू है कि बॉल छोड़ते हैं तो नीचे गिरती है। इस पे सब अग्री करते हैं, लेकिन ये क्यों गिरती है हमें ये नहीं पता। सिमिलरली जब हमने ये दो केमिकल कॉम्बिनेशन के हमने दो लॉज पढ़े तो उसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लग गया कि भाई ये जो दो हमारे लॉज हैं ये ट्रू हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस रीजन को समझाने के लिए फिर हमारे सामने एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जॉन डेल्टन। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी से इन्होंने उन दो लॉज को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो उन्होंने इस थ्योरी का नाम क्या रखा? उन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा एटॉमिक थ्योरी। और ये वर्ड एटम वो कहां से लेके आए? ये वर्ड एटम वो लेके आए उन ग्रीक फिलोसोफर से जिन्होंने मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहा था। ठीक है, तो उसी के नाम को उठाते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी एटॉमिक थ्योरी, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। तो चलिए देखते हैं कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमसे क्या कहती है। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, तो वो क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब क्या है कि जो भी हमारा मैटर है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, अब आप मैटर की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं मैटर क्या है। और मैटर में क्या दो टाइप्स हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि भाई वो प्योर एलिमेंट हो, और दूसरा हो सकता है कि वो दो तीन एलिमेंट से जुड़ के बना हुआ कोई कंपाउंड हो। ठीक है ना, लेकिन चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो, दोनों ही केस के अंदर वो मैटर तो है ही, और वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से जिसको हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। तो ये था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्ट्स, और एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि भाई जो एटम्स हैं हमारे वो इंडिविजिबल पार्ट्स हैं, उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, बात नंबर 1। उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते? उनको क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब हम एटम को बना नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या कहा? इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब एटम एक ऐसी यूनिट हो गई हमारे लिए जिसको ना तो हम तोड़ सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, और ना बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये था। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में डेल्टन ने कहा एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का एक एटम ले लिया, ठीक है, अब आपने आयरन का एक एटम लिया है तो उस एटम का कुछ मास होगा, ठीक है, वो जो भी मास होगा वो आयरन के हर एटम के लिए ट्रू सेम होगा।
ऐसा नहीं है कि भाई आपने आयरन पीस में से दो एटम, दो अलग अलग एटम निकाले तो दोनों एटम्स का जो वेट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये आयरन का कोई पीस था, इसमें से आपने आयरन के दो एटम्स निकाल लिए इस तरह से, ठीक है। अब आप इन दोनों एटम्स का अगर वेट कैलकुलेट करेंगे, वेट मेजर करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि भाई दोनों आइटम्स का जो वेट है वो सेम है। अगर मान लीजिए ये x ग्राम्स का होगा तो ये भी x ग्राम्स का ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये आइटम तो आयरन का आपका x ग्राम का है और ये कुछ y ग्राम का है, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि कोई एक एलिमेंट हो, उस एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सबका जो वेट होगा वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई अभी आपने बात करी आयरन की, ठीक है। आयरन का मान लो एक जो आपका एटम है उसका वेट है x ग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही आपने क्या किया, कॉपर ले लिया, और कॉपर का भी मान लीजिए आप एक एटम निकाल सकते हैं, आपने एक एटम खींच के निकाल लिया। अब आपने उसका वेट देखा तो उसका जो आपको वेट मिलेगा, मान लीजिए वो आपको कुछ भी मिला, वो आपको वाई मिला, ठीक है ना। तो एक बात तो क्या होगी कि भाई कॉपर के जितने भी वो होंगे एटम्स होंगे वो सारे वाई ग्राम्स के होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आयरन x ग्राम्स का है, आयरन का एक एटम x ग्राम का है, तो कॉपर का एक एटम x ग्राम का नहीं हो सकता। इन सबके जो वेट होंगे, आयरन का एक एटम का वेट और कॉपर के एक एटम का वेट हमेशा डिफरेंट होगा आपका। मतलब आपने दो एलिमेंट्स लिए, दोनों एलिमेंट्स में से एक एक एटम निकाला और दोनों को मेजर किया। दोनों को आप मेजर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई दोनों एटम्स का जो वेट है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कॉपर का आपने एक एटम निकाला और आयरन का एक एटम निकाला और दोनों का वेट जब मेजर किया तो वो सेम आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा होगा क्या, आयरन के एटम का कुछ एक वेट आएगा और कॉपर के एटम का कुछ एक वेट आएगा और दोनों का वेट अलग अलग होगा हमेशा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। जो हमारे एटम्स होते हैं, इसका क्या मतलब है, जो हमारे एटम्स होते हैं वो होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। मतलब सिंपली अगर आप कहोगे तो ये कह सकते हो कि भाई जैसे अगर आप अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होंगे, जैसे अगर आप वाटर की बात करें तो H2O होता है आपका वाटर। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है आपके पास। तो ये होल नंबर्स में ही हमेशा कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाइड्रोजन का तो हमारे पास आधा एटम जुड़ जाए, 1/2 एटम जुड़ जाए, और ऑक्सीजन का हमारे पास 1/3 एटम जुड़ जाए। इस तरह से ये कभी भी नहीं जुड़ते, ठीक है ना। इनके जुड़ने का जो तरीका है वो ये है कि ये हमेशा होल नंबर्स में जुड़ेंगे, कि हाइड्रोजन के दो होंगे, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक। या अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी किसी भी दो तरह के एलिमेंट है, हम मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जुड़ना है तो भाई ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, कि भाई एक एक्स हो एक वाई हो, या तो ऐसे जुड़ जाएंगे, या ऐसे जुड़ जाएंगे कि भाई दो एक्स हो और एक वाई हो, ठीक है। या फिर कैसे जुड़ जाएंगे कि भाई आपके पास एक एक्स हो और दो वाई हो, ठीक है। ये दो की जगह ये एक्स वाई तीन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात आपके सामने हमेशा ये रहेगी कि ये जब भी जुड़ेंगे ये जुड़ेंगे होल नंबर से। ये ऐसे नहीं जुड़ सकते कि भाई इसका आपने आधा ले लिया, इसका 1/3 ले लिया और ये जुड़ गए, ऐसे कभी नहीं जुड़ेंगे। ये हमेशा होल नंबर्स में जुड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पॉइंट यही कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। स्मॉल होल नंबर्स में ये जुड़ेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। रिलेटिव नंबर, ठीक है, एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, रिलेटिव नंबर आप सिंपली यही कह सकते हो, ये एक्चुअली जो फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स्थ पॉइंट लगभग लगभग सेम ही है कि रिलेटिव नंबर इनका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि
जैसे कि अगर एक एक एटम जुड़ा है इनका एक्स और वाई का, ठीक है, और मान लीजिए ये इस तरह से जुड़ रहे हैं, ये इस तरह से जुड़ रहे हैं एक्स और वाई, और एक एक एटम नहीं, आप यूं कह सकते हैं कि भाई इसका एक और इसका तीन जुड़ते हैं, ठीक है, ये इसी तरह जुड़ते हैं। एक्स के तो वन एटम जुड़ते हैं, तो वाई को तीन एटम चाहिए जुड़ने के लिए, ठीक है, ये इसी तरह जुड़ते हैं। अब मान लीजिए मैं एक्स के ले आता कि भाई एक्स के दो हैं, ठीक है ना, तो वाई के कितने हो जाते, तो वाई के 6 हो जाते, तो ये इस तरह जुड़ते हैं। इससे हमें क्या मिला कि भाई जो रिलेटिव नंबर है, रिलेटिव नंबर आप किस तरह निकालोगे, 2 इंटू 3 6 होता है, और ये 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये जो रेशियो है ये हमेशा बना रहेगा, यही कहता है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यही कहता है, और ये एकदम सेम वैसी ही बात है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब क्या है, रिलेटिव नंबर आपके कांस्टेंट है, 1:3 में ही जुड़ रहे हैं, एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट एंड काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है ना, जो काइंड ऑफ एटम है आपका क्या है, एक्स है एंड वाई है, ठीक है ना, इनका रिलेटिव नंबर, और ये जो भी रहेंगे ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये या तो ये 1 3 में जुड़े, या 2 6 में जुड़े, या 3 9 में जुड़े, ठीक है ना, इस तरह से ही ये जुड़ेंगे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है आपकी बेसिकली आपको ये बताती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दे दी, ये सब कुछ डाल्टन ने बता दिया, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि भाई एक्चुअली में अब ये एटम है क्या। अब हम बात कर सकते हैं कि हम एटम के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई एटम है क्या, हम एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एटम को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है कि हाउ टू डिस्क्राइब एटम। मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताओ एटम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बस ये बोल दोगे कि भाई वो इनडिविजिबल है। तो इनडिविजिबल होना ये कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें एटम की, तो वो क्या होती है आपकी, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो एटम क्या होगा हमारा, एटम की अगर हम डेफिनेशन दें तो भाई हमें ये पता है कि ये इनडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, एटम्स ठीक है। मतलब क्या है एटम्स, एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब जितना भी मैटर है हमारा उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। और एटम क्या है हमारा, इंडिविजुअल है, मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है हमारे मैटर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें ये पता लग गया एटम क्या है, और हमें ये भी पता लग चुका है अब कि हर एलिमेंट का जो एटम होता है वो अलग अलग होता है। तो भाई अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आ जाता है कि भाई हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, कि भाई कौन सा आयरन है, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा फॉस्फोरस है, हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, और हम उसको कैसे मतलब लिख के बता सकते हैं कि भाई ये एटम हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले डाल्टन ने करी। डाल्टन ने ही सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनके सिंबल बनाने, एक सिंबल बनाने का एक तरीका उन्होंने बनाया। तो उन्होंने क्या तरीका बनाया, उन्होंने जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल बना दिया कि भाई ये जो है हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने हाइड्रोजन बना दिया कि मैं हाइड्रोजन को वो हमेशा ऐसे दिखाएंगे। फिर बात आती है कि भाई चलो हाइड्रोजन को दिखा दिया, फॉस्फोरस को कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ सिंबल बना दिया फॉस्फोरस के लिए, उन्होंने ऐसा एक सिंबल बना दिया फॉस्फोरस के लिए। तो डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह की कोशिश करी कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम हैं उन्होंने उनके लिए एक सिंबल बनाने की कोशिश करी।
लेकिन फिर बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था बर्जीलियस, ठीक है। उन बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया कि भाई इस तरह से सिंबल ना बनाया जाए एटम्स के लिए, बल्कि क्या किया जाए कि जो हमारा एलिमेंट है उसका जो भी नाम है उसके एक या दो अक्षर ले लिए जाएं और उन एक या दो अक्षर से उस एलिमेंट के एटम का नाम रख दिया जाए या उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाए सिंपली, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल हमने क्या लिया, H ले लिया। अब ये H कहां से आया, आप देखो हाइड्रोजन में यहाँ H आ रहा है तो हमने H ले लिया। फिर अगर आप देखोगे कि आपने ले लिया कार्बन, तो कार्बन का हमने C ले लिया, ये रहा C, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे मैग्नीशियम, तो हमने क्या ले लिया Mg, ठीक है। तो M यहाँ पे आ रहा है, G यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि उन्हें कहां से उठाना है, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। तो उन्होंने पहला लेटर ले लिया और तीसरा लेटर ले लिया मैग्नीशियम के केस में। एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे, तो उन्होंने नाम बता दिया Al, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर करने के लिए किसने कहा हमको, बर्जीलियस ने। उन्होंने कहा कि भाई जो भी आपका एलिमेंट का नाम है, आप उस एलिमेंट के नाम में से एक या दो लेटर निकाल लीजिए और वो लेटर लेके आप उस एलिमेंट का नाम रख दीजिए। तो ये काम किया बर्जीलियस ने, ठीक है। तो अब हम एटम्स के नोमेनक्लेचर को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एटॉमिक मास और भी आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है।